जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मजदूर दिवस पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का अनोखा विरोध। श्रमदान के जरिए सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन। बिलासा देवी एयरपोर्ट के 4C कैटेगरी में विस्तार की मांग ने फिर पकड़ा जोर। बिलासपुर में संस्कृत विद्वानों का लगा महाकुंभ। डॉक्टर पुष्पा दीक्षित की पाशवी पाणिनि प्रक्रिया पर हुआ गहन मंथन। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने डॉक्टर दीक्षित की शोध को सराहा। शहर में खुलेआम युवतियों महिलाओं से हो रही छेड़खानी। पगटियां कसने और अश्लील हरकत करने वाले बेखौफ। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। अब कलेक्टर से लगाई गुहार। और सूटकेस में गौमांस भरकर तस्करी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। गौ सेवकों की सूचना पर पुलिस ने दिखाई सक्रियता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कार्रवाई से अफरा तफरी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मजदूर दिवस के मौके पर न्यायधानी बिलासपुर में एक बार फिर एयरपोर्ट विस्तार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आज अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर एयरपोर्ट चौक से शुरू हुआ यह कार्यक्रम तेलसरा गांव के पास एयरपोर्ट की दक्षिणी सीमा तक पहुंचा, जहां हाल ही में एयरपोर्ट को जमीन वापस मिली है। यहां समिति के सदस्यों ने श्रमदान कर सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में औजार और मन में नाराजगी लिए लोगों ने साफ संदेश दिया कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति पिछले 6 सालों से लगातार 4C एयरपोर्ट विस्तार की मांग को लेकर आंदोलनरत है। समिति के सदस्य शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। समिति के सदस्यों ने कहा कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित हैं और आज का श्रमदान सरकार को जगाने का प्रयास है। उनका कहना है कि जब संसाधन और जमीन उपलब्ध है तो फिर रनवे विस्तार में देरी क्यों? यह सवाल अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे बिलासपुर जोन के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। देखिए, बिलासादाई एयरपोर्ट के साथ लगातार किए जा रहे अत्याचार का परिणाम कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के साथ साथ शहर के तमाम सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित होकर आज अपना सांकेतिक रूप से यहाँ पर हवाई अड्डे पर पहुंचकर विरोध दर्ज किया है। उनकी मांग है कि रनवे का विस्तार हो, महानगरों की सीधी उड़ान प्रारंभ हो और जो पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि केंद्र में बैठी सरकार या उड्डयन मंत्रालय इसकी लगातार अनदेखी कर रहा, जिसका परिणाम हम सीधे महानगर तक नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज बिलासपुर की अस्तित्व की यदि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो बिलासादाई एयरपोर्ट द्वारा की संघर्ष की 7 साल पुरानी लड़ाई ये हम लड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि 7 साल किसी संघर्ष को कितना बड़ा मायने रखता है। आदमी यदि हमारे सामाजिक जीवन में हमें बात करेंगे कि साल 2 साल में यदि कुछ होता नहीं तो लोग अंकित करने लगते अपने प्रतिनिधियों के ऊपर। हम 7 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ मांग रहे हैं एयरपोर्ट, और वो भी टिकट कटाकर जिसमें लोग चलेंगे, पूर्ण विकसित एयरपोर्ट, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा की बात करने वाले वो बेईमानी की बात है। यदि सार्थक तब होगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा बिलासपुर जिला, आदिवासी बहुल जिला को आप हवाई सेवा से महानगर से जोड़ दो, तभी आपकी जो मनोकामना पूर्ण होंगी। देखिए, हम लोग यहाँ एक प्रतीकात्मक श्रमदान का कार्यक्रम कर रहे हैं कि सेना से जमीन वापस मिल जाने के बाद भी बिलासपुर एयरपोर्ट का रनवे विस्तार जो 2 साल से घोषित है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आम जनता यह साबित करना चाहती है कि यहाँ जनता को बहुत मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है ये कि एयरपोर्ट का विस्तार हो, रनवे का विस्तार हो, जिससे सभी तरह के विमान उतर सके। आज आप देखिए, बिलासा देवी केवट जिनके नाम पर ये एयरपोर्ट है, वो निषाद समाज के हमारे साथी ये नंगे पैर चलने की कसम खाए हुए, देखिए आप इनका पैर, ये नंगे पैर चल रहे हैं जब तक कि बड़ा एयरपोर्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से लोगों में भावनाएं हैं, ना केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी इस एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है और सरकार को संदेश देने के लिए प्रतीकात्मक श्रमदान है। देखिए, आगे जाहिर बात है कि अगर इसके बाद भी कान में जू नहीं रेंगेगी तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे, बिलासपुर शहर में रैली निकालेंगे बड़ी। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि बिलासपुर की उड़ान अब सिर्फ आसमान नहीं बल्कि विकास की रफ्तार से भी जुड़ी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर एससीएल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और श्रमिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को मंच पर सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। इस मौके पर एससीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एससीएल देश की अग्रणी और उत्कृष्ट संस्थाओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में संस्थान अपने लक्ष्यों को और अधिक तेजी से प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में श्रद्धा महिला विंग की महिलाओं को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न श्रमिक संगठनों और संस्थानों से जुड़े मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पूरे उत्साह के साथ मजदूर दिवस मनाया। खनिक हैं, वो अपना 24/7 365 दिन राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। यदि कर्मठता के साथ इंश्योर कर रहे हैं कि राष्ट्र को जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें। तो कोयला के जो खनिक हैं वो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके प्रहरी हैं। जैसे फौजी हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, कि ऊर्जा की सुरक्षा हमारे सभी कर्मठ साथी खनिक कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम सभी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, हम सभी खनिक हैं। हमारे जितने भी उत्कृष्ट साथी हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन पूरे वर्ष मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है, जो हमारा कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया है, उन सब का सम्मान आज किया गया है। और उन एरियाज़ का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने कंबाइंड पूरा टीम मिलके अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया पूरे साल भर 25-26 में। हमारा संदेश है कि एससीएल को जो राष्ट्र की आवश्यकता है उस ऊर्जा पूर्ति के लिए हम पूरे तरह से तैयार हैं। पूरी टीम मिलके कार्य कर रही है और आने वाले वर्ष में एससीएल अपना अवश्य लक्ष्य भी प्राप्त करेगी और राष्ट्र की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसमें पूरी सुदृढ़ता के साथ खड़ी रहेगी। इसके लिए हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जिम्मेदार हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जिम्मेदार हैं। मैं दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा,
कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन पे और कोल इंडिया के निर्देश पे इस साल से जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के बच्चे हैं, हमारे जो डीएवी जो प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं डीएवी और केवीज़ में जब पढ़ेंगे तो उनका जो फीस होगा वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ समान होगा। उनके कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स और उनके परिवारजनों को ओपीडी आईपीडी में अभी हम लोग फ्री ट्रीटमेंट देंगे। और जैसा आपने सुना सीएमडी साहब का, हमने पिछले साल जुलाई 2025 में मिशन संजीवनी लॉन्च किया था। वो था 9 से 26 साल के जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का, फाइट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर का। इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर इस साल हम एस्पायर कर रहे हैं कि 27 से 45 साल तक स्टेज 2 वालों को सारे को वैक्सीनेशन कराएं। मूल उसका उद्देश्य ही है कि ये लॉन्ग रन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने से सर्वाइकल कैंसर हारेगा, भारत जीतेगा। हॉली क्रॉस स्कूल लाल खदान बिलासपुर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अत्यंत गरिमामय ढंग से मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के अवकाश के बीच शिक्षकगण और स्टाफ ने विद्यालय के सहयोगी कर्मचारियों के समर्पण को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर क्लेरिटा डीमेलो ने श्रमिकों की निष्ठा और मेहनत को किसी भी संस्थान की मजबूती का आधार बताते हुए उनके योगदान की सराहना की और सभी दीदी भैया को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय की मैनेजर सिस्टर लूसी सहित अन्य सिस्टर और शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिससे पूरा वातावरण अपनत्व और सम्मान से भर गया। यह आयोजन श्रम के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां पारा आसमान छू रहा है, वहीं समाज में मानवता और सेवा की शीतल बूंदें भी बरस रही हैं। धर्म और सेवा की इसी कड़ी में आज शहर के सदगुरु कबीर चौक पर एक भव्य प्याऊ का उद्घाटन किया गया। संत कबीर दास जी की शिक्षाओं और पद्मश्री उदित मुनि नाम साहेब की पावन प्रेरणा से शुरू हुई इस पहल में न केवल प्यासों को शीतल जल मिलेगा, बल्कि समाज को एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। बढ़ती तपिश और लू के थपेड़ों के बीच सदगुरु कबीर चौक आज सेवा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ राहगीरों की सुविधा के लिए एक नए निःशुल्क पेयजल केंद्र यानी प्याऊ का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और शहर विधायक अमर अग्रवाल एवं महापौर पूजा विधानी उपस्थित रहीं। कबीर पंथ की समृद्ध परंपराओं को जीवंत करते हुए इस प्याऊ में विशेष रूप से 16 मिट्टी के घड़े रखे गए हैं, जो कबीर साहब के 16वें वंशज की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है। उद्घाटन के इस पावन अवसर पर पूर्णिमा का संयोग होने के कारण राहगीरों को शीतल जल के साथ साथ सदगुरु प्रसाद के रूप में श्रद्धा पूर्वक खीर और पूड़ी का वितरण भी किया गया। शुभारंभ नवयुग समिति ने आप सब लोगों के मार्गदर्शन में किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी प्राचीन परंपराएं कि हम न केवल मनुष्य बल्कि इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए हम काम करते रहे। आपने अगर आज से 50 साल पहले 60 साल पहले हम पीछे चले जाएं तो हर घर के सामने एक कुंडे में पानी रखा पशु पक्षियों के लिए। सवेरे लोग दाना देने जाते, अनाज देने जाते पशु पक्षी के लिए। कई घरों में आज भी जो भोजन बनता है सबसे पहले गौ माता के लिए और यहाँ तक कुत्ते के लिए हमारा भोजन सबसे पहले अलग होता रहा। ये हमारी सनातनी परंपरा। लेकिन कालांतर में हम सब ने इन सब चीजों को भुला दिया। और जहां तक मनुष्यों का सवाल है, पहले जब भी गर्मी आती थी स्वाभाविक है उस समय बोतल आती थी, पानी मिलता नहीं था,
या जो श्रमिक आते थे, गांव से किसी काम से आते थे, उस समय सार्वजनिक नल होती नहीं थी। तो ये समाज के द्वारा एक प्याऊ घर हर गर्मी में प्रारंभ होता था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जल सेवा को संसार का सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि हमारी सनातनी परंपरा हमेशा से ही जीव दया पर आधारित रही है। अग्रवाल ने चिंता व्यक्त की कि आधुनिकता की दौड़ में हम उन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जहां हर घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी का कुंडा और पहली रोटी गौमाता के लिए निकाली जाती थी। उन्होंने इस प्याऊ को उसी प्राचीन सेवा भाव का पुनरुद्धार बताया और कहा कि गर्मी के इस मौसम में यह केंद्र श्रमिकों और राहगीरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब के पावन कमर चरणों में साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। यह जो चौक है वह हमारे मानीपुरी समाज के द्वारा सन 2013 में यह चौक को सदगुरु कबीर साहब के चौक के लिए मांगा गया था, जो कि हमारे शासन ने स्वीकार करते हुए इस चौक को सदगुरु कबीर चौक माना है। लेकिन ये शासन के कापी में ही सिर्फ अंकित है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी ऐसा अंकित नहीं है जिससे लोग जान सके कि हमारे सदगुरु कबीर साहब का चौक है। तो आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने समस्त कबीरपंथ समाज के ये सोचा, हमारे केडी मिशन पंच श्री हुजूर उदित नाम साहब के प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए आज हमने विचार किया कि हमारे बिलासपुर में हमारे जो पूर्व में जो मानीपुरी समाज के द्वारा किया गया है कबीर चौक, हमारे सदगुरु कबीर चौक, क्यों ना उसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बिलासपुर में कहीं भी हमारे सदगुरु कबीर साहब का चौक नहीं है। बस इसी मांग को रखते हुए आज हमने एक प्याऊ घर खोला है। इससे पहले हमारे पुराना हरिभूमि पास प्याऊ घर खोला, आज यहाँ पास सदगुरु कबीर जल प्याऊ घर का उद्घाटन किए। प्रसाद बटेगा, मीठे पानी का वितरण किया जाएगा। तो यहाँ आज हम लोगों का करने का उद्देश्य है इस चौक को हमारे सदगुरु कबीर साहब का चौक बनाना। और हमने माननीय हमारे विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय विधायक महोदय अमर अग्रवाल जी से इस बात को रखा और कागज़ में उनको हम लोगों ने अपना जितना भी है समिति के लोग सभी की तरफ से निवेदन किए, तो उन्होंने तुरंत आयुक्त महोदय को उस बारे में सूचना दी कि इस चौक के बारे में जानकारी लें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस चौक को सदगुरु कबीर साहब का चौक बनाने की कृपा करें। इस प्रकार से हमारा आज का ये कार्यक्रम यही है। जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति और न दूजा। सदगुरु कबीर साहब स्वरूप हमारे पंच श्री हुजूर उदित नाम साहब की प्रेरणा से हम लोग आज सदगुरु कबीर चौक में प्याऊ जल घर का उद्घाटन के लिए परम आदरणीय सम्माननीय अमर अग्रवाल जी को और पूजा विधानी जी को आमंत्रित किए थे। हम लोग शहर में अभी चौथा हम लोग का प्याऊ घर है और हमारे जो वंशाचार्य है वो 16वें वंशाचार्य है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी हम लोग प्याऊ घर खोल रहे हैं 16 घड़ा रख रहे हैं। आज भी हम लोग 16 घड़ा रखे हैं और मीठा जल के साथ में शुभारंभ करते हैं, बर्फ़, ठंडा जल और मीठा पानी। आज हम लोग खीर और पूड़ी का सदगुरु प्रसाद के रूप में बांटें, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है और हम चाहते हैं सदगुरु कबीर चौक में हर पूर्णिमा को साहब का प्रसाद वितरण हो और ये चौक जो है कबीर साहब के नाम से जाना जाए। इसलिए हमने मांग किया है कि यहाँ पे एक साहब का प्रतिमा रखा जाएगा, नगर निगम से चिन्हांकित किया जाए। हम प्रगट उत्सव में हर साल यही पूरा कबीर पंथ पूरे जिले बिलासपुर के सब इकट्ठा होकर के एक स्वर में एक राग में कहना चाहिए, एक पंथ, एक रंग और एक ही स्वर रहता है। तो हम साहब के इसलिए सब एकजुट हुए हैं। इसमें हमारा कोई किसी का कोई भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। साहेब बंदगी साहेब। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों और श्रद्धालुओं ने एक स्वर में मानवता की सेवा का संकल्प लिया। समाज में बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के एकता का संदेश फैलाते हुए आयोजकों ने नगर निगम से एक विशेष मांग भी की है। उन्होंने निवेदन किया है कि इस चौक पर सदगुरु कबीर साहब की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि यह स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी शिक्षाओं का केंद्र बन सके। पहल का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा ही माधव सेवा के मंत्र को चरितार्थ करना है, यहाँ जहाँ भक्ति और सामाजिक सरोकार एक साथ नजर आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी बिलासपुर में आज संस्कृत व्याकरण को लेकर एक ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने शिरकत की। संगोष्ठी का मुख्य केंद्र राष्ट्रपति सम्मानित डॉक्टर पुष्पा दीक्षित का वह क्रांतिकारी शोध रहा, जिसने 12 वर्षों में सीखी जाने वाली संस्कृत व्याकरण को मात्र 6 महीनों के पाठ्यक्रम में समेट दिया है। कार्यक्रम में मौजूद शहर विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी इस पद्धति को भाषा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। बिलासपुर में आयोजित इस विशेष संगोष्ठी में बनारस, जयपुर और कई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के दिग्गज विद्वानों ने भाग लिया। वक्ताओं ने डॉक्टर पुष्पा दीक्षित द्वारा प्रतिपादित पाशवी पाणिनीय प्रक्रिया की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पद्धति पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। जहां पारंपरिक रूप से व्याकरण सीखने में छात्रों को 1 दशक से भी अधिक का समय लगता था, वहीं अब नई पीढ़ी इसे कुछ ही महीनों में आत्मसात कर रही है। कार्यक्रम के दौरान न केवल विद्वानों का सम्मान किया गया, बल्कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। संस्थान के सचिव ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का उद्देश्य संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को आधुनिक समय के अनुकूल बनाकर उसे वैश्विक स्तर पर पुनर्स्थापित करना है। जो पूज्य माता जी डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी राष्ट्रपति सम्मानित हैं, चाचा डिलीट हैं, उन्होंने संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए एक सरल सहज तरीका उन्होंने निजात किया, उसको बनाया है, उसको वो है पाशवी पाणिनि प्रक्रिया। मतलब संस्कृत के व्याकरण को सूक्ष्मता से जानने के लिए जो संस्कृत धारक लोग की तपस्या 12 वर्षों की होती थी, उसको माता जी ने भगवती कृपा से ऐसा बना लिया कि अब उस व्याकरण को लोग 6 महीने में, 7 महीने में उसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो उसकी प्रामाणिकता को, उसकी वैधानिकता को, उस प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए आज देश के जाने माने जो संस्कृत के विद्वान हैं, यानी पूरे संपूर्ण भारत के जो संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के, जिनके अधीन सारे संस्कृत विद्यालय चलते हैं, तो उसके कुलाधिपति महोदय जी यहाँ पर पधारे हैं। बनारस के, जयपुर के तमाम विद्वत लोग आए हैं और उस प्रक्रिया को चलाने वाले जो ऐसे विद्वान हैं, उनका सम्मान भी संस्था ने ये किया है। उसी को लेकर आज ये संगोष्ठी है। कल के लिए गौरव का क्षण है कि पाणिनि प्रक्रिया, जो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में जो ग्रंथ दिया, जो संस्कृत का व्याकरण है, उसका विश्व परिचय और उसके विद्वान का स्वागत कार्यक्रम है। और उससे भी एक कदम आके जो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ भगवान पाणिनि ने दिया, उसको और सरल करने का काम पूरी दुनिया में प्रथम बार अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी ने किया है। और उनके यहाँ पढ़ने, उसका प्रचार प्रसार करने हर साल दुनिया भर से लोग आते हैं। और वैसे संगोष्ठी आज चर्चा का विषय, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री एवं वर्तमान शहर विधायक अमर अग्रवाल ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान पाणिनि की रचनाएं
संस्कृत का आधार हैं, जिन्हें समझना एक समय में अत्यंत कठिन माना जाता था। लेकिन डॉक्टर पुष्पा दीक्षित ने अपनी मेधा और शोध से इसे लोक सुलभ बना दिया है। अग्रवाल ने इस बात पर भी गर्व जताया कि आज इस शोध का लाभ लेने के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी छात्र बिलासपुर खींचे चले आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राचार्यों से हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत न केवल सुरक्षित रहेगी बल्कि नई पीढ़ी में भी संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बड़ी बरामदगी की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने विवेक अग्रवाल के ज्वेलरी शॉप, निवास और अन्य संबंधित ठिकानों से लगभग 17 किलो सोना, हीरे का हार और बड़ी मात्रा में नकदी सहित करोड़ों रुपए की चल संपत्ति बरामद की है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि विवेक अग्रवाल के भाई विकास अग्रवाल का नाम चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और उन्हें अनवर ढेबर का करीबी माना जाता है, जिसके चलते जांच की आंच अब विवेक अग्रवाल के कारोबार तक जा पहुंची है। कल सुबह से शुरू हुई इस रेड ने शहर के व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा दिया है और विभाग अब जब्त किए गए दस्तावेजों और कीमती सामानों के जरिए घोटाले के अन्य संदिग्ध निवेशों की कड़ियां जोड़ने में जुटा है। शहर के कबीर चौक चिंगराजपारा क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां और बदसलूकी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मोहल्ले वासियों द्वारा कलेक्टर व पुलिस प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कुछ युवकों पर आरोप लगाया गया है कि वे रोजाना रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को रोककर अभद्र व्यवहार करते हैं और विरोध करने पर गाली गलौज व जबरदस्ती करते हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र की कई लड़कियां काम पर जाती हैं और शाम को लौटते समय आरोपित युवक उनका रास्ता रोकते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं और दुपट्टा खींचने जैसी हरकतें करते हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर भी आपत्तिजनक बातें कहकर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे महिलाओं में डर का माहौल बन गया है और उनका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आरोपित युवक समूह बनाकर घूमते हैं और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं। पहले भी इस संबंध में सरकंडा थाने में 11 अप्रैल 2026 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि युवक खुलेआम कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। इससे क्षेत्र के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए ताकि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल हो सके। साथ ही आरोपित युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जैसे कि हम मनसुल्ला फूल लग जाता ना भैया, छेड़छाड़ करते, कपड़ा उपड़ा मतलब स्कार्फ लगा रही थी ना, वाला थे, गाली गलौज करते और वैसे वैसे एकदम आए भाई गाली वाली बकते। जैसे कि मोला छेड़छाड़ करी ना तो मोर भाई गई क्यों मेरी बहन को ऐसा ऐसा किए करके बोल रहे थे करके, तो मेरे भाई के ना तंगिया से मार दिए। कब की घटना है? कब ये 11 तारीख 4वां महीना 2026। कौन लोग करते हैं सब? कहाँ के रहने वाले? वही मोहल्ले की लड़के लोग हैं, विक्की साहू, विशाल साहू और गोदला साहू और राधे साहू। अभी एसपी साहब से आपने मुलाकात की? हाँ, मुलाकात उन लोग बोले हैं कार्रवाई उन लोग के कर रहे हैं, करेंगे करके। खड़ी दुकान मेरा काला ला धर के मार पिटाई करी से तहन का कहते तेरे दाई बहन तेरे माँ बाप है जी हम ऊपर गए है ती हम तोला पहुँचा दे है ऐसे के कहत रही से हम लइका हाथ तक के कौन हाथ नहीं ले करते हैं? का नहीं वही मोहल्ले के मोहल्ला के सर विक्की साहू वो दो हमारे यहाँ शादी हुई से ना तब ले मन दुश्मनी उठा ले है। पैसा कौड़ी मांगी तो हमन नहीं दिए पैसा कौड़ी तो मर पिए खाए पर देवा ऐसे के झगड़ा उगड़ा छेड़छाड़ लड़का मन ले करत रही से का चाहत है पुखर मन के मन में का चाह हमन ये चाहत हन ओला छोड़ा मत, ओला सीधा थाना में अंदर कर दे और फिर थाना वाले अंदर नहीं कर सका तो हमारे हवाले कर दे। हमन मारी कहीं तो मरी नहीं तो वही मर जाए, कहीं एक तो हम भी मन मर जी हमन मारबो। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर तोरवा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन के जरिए सूटकेस में गौमांस भरकर ला रही 2 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार के अनुसार पुलिस को मुखबिरों और गौ सेवकों से सटीक सूचना मिली थी कि रायपुर की ओर से आने वाली ट्रेन में 2 महिलाएं अवैध रूप से गौमांस लेकर शहर पहुंच रही हैं, जिसके बाद स्टेशन पर घेराबंदी कर तालापारा निवासी दोनों संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके सूटकेस से 10 किलो से अधिक गौमांस बरामद हुआ, जिसे आरोपियों ने अपना होना स्वीकार कर लिया है। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय गौ सेवकों और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है और वे बड़ी संख्या में तोरवा थाने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि राज्य में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में गौमांस कहां से लाया जा रहा था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह सक्रिय है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 महिला गौमांस लेके आ रही ऐसी सूचना मिली थी, जिसकी सूचना हम प्रशासन को दी और प्रशासन की मदद से उन दोनों महिला को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बैग में जब ला करके देखे हैं तो 12 से 15 किलो लगभग गौमांस मिला है। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ, इनका जो गिरोह है, ये जो हर महीने गौमांस की तस्करी करते हैं और क्या पता ये बिलासपुर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ये तस्करी करते होंगे। गौमांस ला के क्या पता किसको ये खाते हैं या लोगों को खिलाते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर प्रहार है। ये खुल्लम खुल्ला जिस प्रकार से गौमांस की तस्करी कर रहे हैं, मेरा बिलासपुर प्रशासन से निवेदन है इस गिरोह का पूरी जानकारी निकाली जाए। ये कहाँ पर गौमांस काटते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, खुद खाते हैं या जो लोग खाते होंगे, उन सब की जांच करके उन पर कार्रवाई करें। इतना कठोर कार्रवाई करें कि ये जो गौमांस की तस्करी कर रहे हैं, गौमांस रायपुर से ला करके बिलासपुर लेके आ रहे हैं, ऐसे लोगों का इनका 7 पुश्त याद रखें और कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। कोई भी शहर में माहौल खराब करने से पहले 1000 बार सोचे। इन गौ हत्यारों पर, इन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, हमारा प्रशासन से निवेदन है। एक्चुअली हमें पहले से एक इंटेल प्राप्त हुआ था कि 2 महिलाएं जो है वो कुछ अवैध गौमांस तस्करी कर रही है, उसको लेकर के इधर ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रेन के माध्यम से। तो उसी इंटेल पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमने बिलासपुर स्टेशन में इनकी घेराबंदी करके इनसे जांच, इनका बैग की तलाशी ली, जिसमें हमें मांस दिखाई दिए हैं और उससे अभी तक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौमांस ही हैं। और इसमें जो है हालांकि जो कहाँ से वो लेकर के आई हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। आगे की जांच में हम लोग इसके एंड तक भी पहुँचेंगे। अभी तक तो जो पूछताछ में पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही लेके आए थे। ऐसा अभी उनसे इंट्रोगेशन करके कुछ नहीं निकला है। हम लोग इस एंगल से भी इसकी जांच करेंगे कि अगर इसमें कोई गैंग और इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क अगर काम कर रहा होगा और रेगुलर इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता
हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के अपहरण और शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला अगस्त 2025 में सामने आया था, जब परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के बाद शुरू की गई तलाश और तकनीकी साक्ष्यों के मदद से पता चला कि आरोपी संत कुमार शाह लड़की को लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में छिपा हुआ है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने घेराबंदी कर बालिका को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच में यह पाया गया कि 21 वर्षीय आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया था, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट और अपहरण की गंभीर धाराएं जोड़ी गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने संबलपुर निवासी रोशन उर्फ नानू के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन को उसके निवास ग्राम संबलपुरी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने लंबे समय तक शादी का वादा कर पीड़िता का शोषण किया, जिसके बाद अब उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिल्हा पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को उचित न्याय मिल सके। बिल्हा थाना अंतर्गत संबलपुर निवासी रोशन उर्फ नानू के विरुद्ध पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये बिल्हा थाना में के अंतर्गत ही संबलपुर पुरी ग्राम का निवासी होना बताया जा रहा है। मजदूर दिवस के मौके पर न्यायधानी बिलासपुर में आईटीआई कर्मचारी संघ के संभागीय चुनाव उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। इस चुनाव में कर्मचारियों की भागीदारी ने पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। संभाग के 8 जिलों से आए जिला अध्यक्षों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि चुनाव में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विरोध के बावजूद कर्मचारियों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना है कि आज के समय में सक्रिय भागीदारी और चुनावी प्रतिस्पर्धा संगठन की मजबूती का संकेत है। पवन शर्मा, गजेंद्र साहू और संतोष वर्मा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर सकारात्मक माहौल तैयार किया, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सफल रही। कुल मिलाकर मजदूर दिवस के अवसर पर हुआ यह चुनाव न केवल संगठन की मजबूती का प्रतीक बना, बल्कि कर्मचारियों की एकजुटता और सक्रियता का भी शानदार उदाहरण पेश कर गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासी कर्मचारी संघ से संबद्ध हमारे आईटीआई संघ के संभागीय चुनाव आज हुए हैं। उस संभागीय चुनाव में लगभग सभी जो संभागीय अध्यक्ष लेकर 5 जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं आईटीआई कर्मचारी संघ के, वो सब निर्विरोध हैं और बहुत उत्साह है कर्मचारियों में, क्योंकि आज के समय में निर्विरोध आना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम सब चुनाव के क्षेत्र में जाकर कहीं न कहीं उलझ जाते हैं और कर्मचारी हम एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन शर्मा जी, हमारे गजेंद्र साहू जी, संतोष वर्मा जी, जितने भी संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने एक माहौल बनाया और आज सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध मतलब निर्वाचित हुए। हमारे छत्तीसगढ़ आईटीआई अधिकारी कर्मचारी संघ का राज्य में प्रदेश स्तर के चुनाव होने के पश्चात सभी संभाग में सतत निरंतर संभाग अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसी कड़ी में आज हम सब मिलके बिलासपुर संभाग में बिलासपुर संभाग अध्यक्ष का चयन किए और इसमें चुनाव में हमारे कम से कम 60 से 70 साथी यहाँ पे सम्मिलित हुए और लोगों में एक बहुत भव्य उत्साह था इस चुनाव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम शासन प्रशासन से जब अपनी मांगों को लेकर जाएंगे तो हमारी एकता जो है शासन को दिखेगा और उसी एकता के बलबूते पे हम अपनी मांगों को पूर्ण करने में सक्षम और सफल होंगे। प्रांत के गठन के बाद एक दूसरा जो गठन होना रहता है संभाग स्तरीय गठन, रायपुर से शुरुआत हुई थी। आज बिलासपुर से सभी संभाग के गठन के बाद एक अंतिम चरण पे बिलासपुर में गठन हुआ है, निर्वाचन हुआ है संभाग अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों का। जैसे
गठन में क्या सभी अलग अलग कैडर में चुनाव होना रहता है, लेकिन वास्तविकता में हमारे छत्तीसगढ़ ITI कर्मचारी अधिकारी संघ एक तरह से एक संदेश दिया है कि जिस संगठन में एकजुटता है, सर्वसम्मति से अगर सभी पदाधिकारी चुनकर आए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। ये प्रांत के लिए एक संदेश है। तृतीय और कर्मचारी संघ का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन में हमारा संघ निरंतर आगे बढ़ा है और उनका सहयोग मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहा है। हमारी ताकत निर्वाचन के बाद बढ़ी है और हम सब एकजुटता के साथ अपने मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के बीच जाएंगे और अपनी एकजुटता का ताकत और परिचय देंगे। बहुत उत्साहपूर्वक हमने बिलासपुर संभाग का संभाग अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्षों का चयन किया है। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपस में कोई मनमुटाव रहित बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और सभी ने एकजुटता का परिचय दिया है। हम सभी बहुत खुश हैं इस चुनाव के बाद और शासन के सामने अपनी मांगों को लेके जाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जीत के बाद किस तरह कार्य करेंगे? जितने पदाधिकारी हैं जीतने के बाद अपनी कार्य रूपरेखा तय कर चुके हैं कि अपने अपने पदानुसार वो संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी 1 to 1 जितने कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबके सब आगे आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस हाथ की जिसने इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी है, हमारा मजदूर वर्ग। आज जब पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक दिन का सम्मान उनके जीवन की अनिश्चितता को दूर कर पाएगा। नए लेबर कोड और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ने जहां कॉरपोरेट सेक्टर को तो लचीलापन दिया है, वहीं मजदूरों के लिए स्थायी रोजगार अब एक दूर का सपना बनकर रह गया है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में देखिए कि कैसे संविदा और आउटसोर्सिंग के जाल में फंसा मजदूर आज भी अपने बुनियादी हक और मानसिक सुकून के लिए संघर्ष कर रहा है। देश में लागू होते नए लेबर कोड और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ने उद्योगों के लिए रास्ते तो आसान किए हैं, लेकिन इसने श्रमिकों के जीवन में अनिश्चितता का एक नया दौर शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ठेका प्रथा और संविदा आधारित नौकरियों ने रोजगार की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज का मजदूर आजीवन अस्थायी रहने को मजबूर है, जिससे न केवल उसका सामाजिक स्तर गिर रहा है बल्कि भविष्य की असुरक्षा उसे मानसिक रूप से भी कमजोर कर रही है। कम वेतन और बढ़ती महंगाई के बीच अपने परिवार का भरण पोषण करना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। बिना ठोस नीतिगत सुधारों के मजदूरों का यह शोषण रुकता नजर नहीं आ रहा है। हमारे जो भी छत्तीसगढ़ हमाल एकदम मजदूर के संगठन से जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं, उन सभी का छत्तीसगढ़ में जो वेयर हाउस में जो काम कर रहे हैं उनका सारा EPF ESI एकदम समय से कटता है, क्योंकि उसके बिना शासन के द्वारा भुगतान ही नहीं होता है। और आगे भी इसको जो भी शासन के द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी दी जा रही है। ESI में इनका इलाज वगैरह सब हो जाता है। ऐसा इस हिसाब से पहले नहीं होता था, अब होना चालू हो गया। नहीं होने का बहुत पिछले वर्षों से चल रहा है। अब लोग अच्छे से और कर रहे हैं, क्योंकि शासन ने भी निर्देश जारी किए हैं कि सारा EPF ESI के बाद ही समस्त मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को दिया जाता है। जी, जो मजदूरों के साथ में नया प्रावधान लागू हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग स्टेट वेयर हाउस के गोदामें हैं जहां पे सरकार के रजिस्टर्ड ठेकेदार काम करते हैं। तो तकरीबन पूरे प्रदेश में जो भी वेयर हाउस है वहां के जो भी मजदूर हैं सबका बराबर EPF और SIC कटता है और उसके आधार पर ही वो लोगों का बेहतर इलाज यहाँ हो जाता है SIC के माध्यम से, और सभी लोगों का नियम के माध्यम से EPF और SIC वेजेस के अनुसार कटता है। सरकारी नियमों की सख्ती और जमीनी लाभ। हालांकि इस अंधेरे के बावजूद छत्तीसगढ़ के वेयर हाउसों से राहत की खबरें भी सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ हमाल एकता मजदूर संगठन के प्रतिनिधि महेंद्र सिंह छाबड़ा के अनुसार सरकारी नियमों की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। संगठन से जुड़े मजदूरों का EPF और ESI नियमानुसार काटा जा रहा है। शासन की ऐसी व्यवस्था है कि इन सुविधाओं के भुगतान के बिना अब ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। छाबड़ा का दावा है कि ESI के माध्यम से मजदूरों को बेहतर इलाज मिल रहा है और पिछले कई वर्षों से यह सामाजिक सुरक्षा चक्र उन्हें मजबूती दे रहा है।
यह उदाहरण पेश करता है कि यदि नियम सख्ती से लागू हो तो बदलाव संभव है। क्या है, ये शासन अपने हिसाब से तो मजदूरों के हित पे ही निकालती है हर काम को, हर कागज को, हर न्याय को तो उनके हित में ही निकालती है, लेकिन वास्तविकता भूमि पे नहीं मिलती। आज मजदूर यदि कहें कि हम मजदूरी करते हैं तो उनको वास्तविक उनकी तो मजदूरी भी नहीं मिलती। लोग क्या है कि 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करते हैं और ले देखिए हाथ में क्या मुट्ठी भर में इनको पैसा मिल पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से है। और जबकि सप्ताह में 8 दिन होता है, मजदूरों को मुश्किल से मुश्किल 6 दिन 7 दिन काम मिलता है, 4 दिन तो इसी है कुल मिला है। तो क्या कि मजदूर जितना काम करता है उसके बराबर ही हो जाता है। शासन से उसको मिलना चाहिए अलग से कि जहाँ भी मजदूर है, काम कर रहा है, असंगठित है, ठेकेदारी है, मजदूरी है, बहुत सारे ऐसी जो मजदूरी है जिसमें शासन का ध्यान ही नहीं देती, जबकि शासन को बड़ी बेनिफिट उन्हीं से मिलती है। भैया जितने भी श्रम कानून बने हैं, मजदूर वही हैं, कानून बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन वही हाथ, वही कुल्हाड़ी, वही रांपा और वही कुदाली और वही हाथ मजदूरों के और वही पसीना बहाने वाला मजदूर। आज वही स्थिति है। आज उसका 3 मंजिला 4 मंजिला ना घर बन गया, ना उसका लड़का आज अमेरिका में, उसका बेटा भी उसी खेत में उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। और आज भी कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए जब आज 200 रुपये लीटर का सरसों तेल हो गया है, जो 60 रुपये लीटर का जो सामान था आज 150-200 हो गया है, रसोई गैस बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में उसमें तो श्रम कानून तो बनना चाहिए, लेकिन श्रम के साथ उनको जो पारिश्रमिक है वो आप कम से कम वर्ग 2 और वर्ग 3 और वर्ग 4 के हिसाब से तो श्रमिक को दो कि कम से कम एक श्रमिक अपना मतलब जीवन यापन पूरे ईमानदारी पूरे समाज में एक अच्छे उसमें से कर सके। आज भी उसका बेटा वही जंगल में जाता है लकड़ी लेने, आज भी उसका बेटा जाता है खेत में काम करने। क्या हो गया? अगर आज उसको 500-700 रुपये पर डे अगर रोजी मिल रहा है तो कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया? आज तो महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि जो पहले 50 रुपये रोजी मिलता था आज 700 रुपये रोजी उसी के उसमें हो गया। इसलिए श्रम कानून बनना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं। श्रम कानून बनना चाहिए श्रम के लिए, उसके घर के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए। आज मैं सरकार से वही मैं पूछता हूँ कि आखिर कितने श्रमिक के बच्चों को आपने देश विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, कितनी छात्रवृत्ति दी और कितने लोगों को निःशुल्क कापी पुस्तक दिया और कितने बच्चों को VIP और बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेज और स्कूल में एडमिशन दिलाया। बता दे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, बच्चों अगर श्रमिकों के हित की बात होती तो उनके बच्चों को भी और उनकी भी होना चाहिए। अरे भैया अभी एक तो घटना हुई पावर प्लांट में, उस पावर प्लांट में मजदूर काम करते करते भस्म हो गए, ऑन द स्पॉट 24 लोग की मौत हो गई। क्या है ये? कहाँ है? उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आप 50 लाख 25 लाख या 1 करोड़ दे के उसकी ज़िंदगी का ख़त्म, सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में। इसके लिए एक अच्छा प्रयास होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार केंद्र सरकार। श्रमिक का जो पसीना है, आज श्रम के कारण आज हम जिंदा हैं। ना सड़क होती, ना नाली होती, ना ये खंबा होता, ना लाइट होती, ना बिजली होती, ना हमको अन्न का दाना मिलता यदि श्रम नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले जीवन में अगर माता पिता और बच्चे के बाद आता है तो श्रम, इसलिए श्रम का सम्मान करो, उनका जीवन का सम्मान करो, उनके माता पिता बच्चों का सम्मान करो और उनको कम से कम वर्ग 3 के हिसाब से उनका प्राथमिक तय होना चाहिए। संगठित क्षेत्र की कड़वी हकीकत और शोषण, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू आज भी डरावना है। श्रमिक नेता बस्तियां का कहना है कि सरकारें कागज पर तो कानून बना देती है, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कोसों दूर है। असंगठित क्षेत्रों में आज भी मजदूर 10 से 12 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं, फिर भी उन्हें उचित मजदूरी नसीब नहीं होती। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हफ्ते के 7 दिन काम की उम्मीद रखने वाले इन हाथों को बमुश्किल 4 से 6 दिन ही रोजगार मिल पाता है। ठेकेदारी प्रथा से पिस रहे इन मजदूरों की ओर शासन का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक वे सड़कों पर ना उतरें, जबकि हकीकत में सरकार के खजाने को भरने में सबसे बड़ा योगदान इसी मूक वर्ग का होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। पहले तो सभी आप मजदूर भाइयों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे बीच अभी मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष जो मजदूर यूनियन लीडर हैं, इकबाल भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे कुछ आज मजदूर दिवस भी है और लेकिन कुछ शंकाएं भी है मजदूरों को लेकर कि उनके साथ पक्षपात भी किया जा रहा है, तो कईयों को खुशी भी मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे जो नए श्रम कानून है उसको लेकर?
जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम पर माननीय अमर अग्रवाल जी ने बताया कि शासन द्वारा बहुत सारे श्रमजीवी और मज़दूरों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं, जिसका लाभ अभी उनको मिलता नहीं है, जिनका लाभ उनको मिलता नहीं है। और जैसे हमारे 3 प्रकार के मज़दूर की कैटेगरी बनाई है श्रम में, तो हर कैटेगरी अलग अलग होते हैं। और हम लोग के जैसे संगठित मज़दूर हैं तो उनका पीएफ ईएसआई का, अब वो ठेका पद्धति, जैसे वेयर हाउस में हमारे यूनियन के जो काम करती है वेयर हाउस में हर साल ठेकेदार चेंज हो जाते हैं, पीएफ का लफड़ा। अभी उन अमर अग्रवाल साहब ने ये भी बताया कि ये सारे पीएफ जो रहेंगे और एक खाता रहेगा, सारा एक जगह चले जाएगा। ऐसे नए नए नियम जो अभी लाए हैं उसके लिए बोले हमको भी बोले प्रयास करो और मज़दूरों का जो सही, जो उनको वाजिब जो मिलना चाहिए वो उनको दिलाया जाए। हमारे द्वारा हमारे संगठन में हमने हर समय जो भी नया योजना आती है उसका श्रमिकों को लाभ मिले, इसके लिए हम प्राय कार्य करते रहते जो हैं। मजदूरों को भुगतान की बात कही जा रही है कि समय पर उनको भुगतान दिया जाए, और जो छुट्टियों की बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? समय पर भुगतान दिया जाए ये तो हमारी मांग रहती है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मेन छुट्टी का जो बात है, हम भी ये मांग करते हैं कि सप्ताह में एक दिन, इतवार का दिन हम श्रमिक भाइयों के लिए छुट्टी होना चाहिए। जैसे हर दफ्तरों में, हर जगह बैंकों में संडे छुट्टी होता है, मगर हमारे श्रमिकों को ऊपर से दबाव बना के और इतवार को भी काम कराया जाता है। ठेकेदार के ऊपर दबाया जाता है, ठेकेदार मजबूर होकर श्रमिकों के ऊपर दबाव बनाता है। और इतवार हमारी स्पष्ट शासन से भी निवेदन है, जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि इतवार जो रविवार का दिन हो वो श्रमिकों के लिए छुट्टी होना चाहिए। उस दिन किसी प्रकार का उनसे काम ना लिया जाए। आज भी मजदूर दिवस है, और जब हमने रोड पे देखा तो कोई मजदूर ऐसे जो काम कर रहे थे, सरकारी भवनों में भी काम कर रहे थे, जबकि आज मजदूर दिवस है, नियम से उनको छुट्टी देनी थी। लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मजदूर खुद चाह रहे हम काम करें, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो हमने उनसे कोई बात ही नहीं कर पाया। फिर तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज के दिन तो कम से कम छुट्टी देनी चाहिए? ये तो इसीलिए जो हम मांग कर रहे हैं ना, नियमितीकरण का, नियमितीकरण हो जाने से ये रहेगा कि छुट्टी के दिन भी उन मजदूरों को कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जैसे शासन के आदमी काम करते हैं वैसा उनका भी उस दिन छुट्टी रहेगा, और उस दिन का रोजी शासन देगी, उस दिन का रोजी शासन की तरफ से देगी। इसीलिए हमारी वर्षों से मांग है कि नियमितीकरण, जो संगठित मजदूर हैं वेयर हाउस में काम करने वाले, उनका नियमितीकरण करा दिया जाए, हो जाए, तो जिससे उनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल से कानून लागू हो चुका है। 1 अप्रैल से नए कानून, श्रम कानून लागू हो चुके हैं, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मजदूर 10 दिन से लगातार काम कर रहा है तो उसको 11वें दिन छुट्टी देनी होगी। वो भी अलग अलग पैटर्न में डिवाइड किया गया, कोई 8 घंटे या 24 घंटे, वो कंपनी के ऊपर बात कर। क्या है उसको जानकारी है आपको? शायद नहीं, उसके बारे में तो नहीं है। अभी हमारे विधायक महोदय अमर अग्रवाल जी ने इस विषय में बताया। हम श्रम विभाग जाके इस पूरी योजनाओं का बारे में पता करके उसके आधार से अपने श्रमिकों भाई को बताया जाएगा और उस योजनाओं का उसको लाभ दिलाया जाएगा। अगर कोई वो दबाव बनाता है तो उस योजना का, और जो भारत सरकार शासन के द्वारा जो बनाया गया है नियम कायदा, उस कायदा कानून के अनुसार उनसे काम कराया जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कानून की जानकारी भी मजदूरों को नहीं हुई है। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि हम मजदूर जो श्रम विभाग वहां पे जाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे, और फिर उसके बाद मजदूरों को ये सब बातें बताई जाएंगी। अब इसी कड़ी को लेकर जो मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री है अशोक जी, वो भी जुड़े हुए हमारे से। क्या कुछ कहेंगे? आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेकिन मजदूरों की जो सुरक्षा और नौकरी आज भी खतरे में है। नए कानून भी आ गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम ये कहूँगा मैं कि 1886 में जो भारतीय मजदूर संघ ही नहीं वरन पूरा देश ही नहीं, साथ ही पूरा विश्व ने जो है, जहाँ पर अमेरिका में कर्मचारियों को जो है 16 से 12 घंटे जो ली जाती थी उनकी मजदूरी जो है समय लिया जाता था, उसको 8 घंटे के लिए जो आंदोलन किए वो हमारा सक्सेसफुल रहा, और उनमें बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो है शहीद हुए, हमारे मजदूर शहीद हुए। उनकी याद में यह 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में जो 4 कोड बिल आया है, उस 4 कोड बिल का जो है हम 2 में बहुत सारे मजदूर के हित में है, लेकिन 2 जो है कहीं न कहीं मजदूर के अहित में है, जिसका भारतीय मजदूर संघ जो है विरोध करता है। और आज भी हम मजदूर के साथ खड़े हैं, और उस 4 कोड बिल में अगर संशोधन नहीं करती है
तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसद का भी घेराव करने का हमारे संगठन तैयार है। वो दो ऐसे कोड क्या है जिनको लेकर मजदूरों में काफ़ी चिंता बनी हुई है, उसको लेकर आप जरा सा वो करेंगे, वर्णन करेंगे बिल्कुल। और पूरी बातें एक मुद्दों को लेकर बताएंगे कि क्या मजदूर के हित में सही है या फिर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं मजदूर। देखिए, सर्वप्रथम ये कहूँगा मैं कि जो भारतीय मजदूर संघ ने एक बात उठाई है जिसमें कि श्रम संगठन जो आए हैं 4 कोड बिल में सबसे जो अहम संगठन है कि उन्होंने ट्रेड यूनियन को समाप्त करने का ही घोषणा कर दिया। वो सर्वप्रथम, जब तक हमारी अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगी किसी जगह पे तो हम मजदूर के हित में क्या उठाएंगे। तो भारत की जो है श्रम विरोधी जो नीति है उसके अनुसार इनका सोच है कि मजदूर विरोधी जो संगठन है, मजदूर के पक्ष में जो खड़े हैं उनको पहले हटाया जाए। उनके लिए जो लाए हैं लोग कि 51% कम से कम आपका जो है होना चाहिए, जो संभव नहीं है क्योंकि इस देश के अंदर 4 जो है कोयले में 5 श्रम संगठन काम कर रहे हैं। एक श्रम संगठन ऑलरेडी आज कहीं कहीं बाहर है, लेकिन हमारे साथ में बाहर से है वो भी। तो ट्रेड यूनियन जब नहीं रहेगी तो मजदूर की बात क्यों उठाएगा। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा की है। यदि सामाजिक सुरक्षा में जो है मजदूर के जो है बहुत सारे अहित होंगे और उसका ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि इन्हें मजदूर जो है का पूरी नुकसान है। और पूर्वोत्तर जो है जो हमारा 12 घंटे और 16 घंटे होना, तो फिर से उसको लाने का जो है इनका प्लान चल रही है। इसलिए जो बड़ी मुद्दा है ये दोनों। कई कंपनियों में जो मजदूर हैं काफ़ी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें अभी यहाँ निकल के सामने आ रही। जो कोड यूनियन जो लागू किया गया है, बिल यूनियन जो है श्रम कोड जो उसको लेकर, लेकिन जो मजदूर आज जो काम करते हैं उनको छुट्टी को भी लेकर और स्थायी मांगों को लेकर भी बातें अभी खड़े निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहना सोचिए आपका। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोग को मैं, संगठन में जो मजदूर के अभी हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की इसलिए बात करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटलें हैं, हॉस्पिटल को देख लीजिए निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं लोग। हॉस्पिटल में संसाधन की सुविधा कमी है। डॉक्टर जो हमारे रहते हैं उनको केवल एक रेफरल सेंटर की तरह यूज कर रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं और रिफर कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं निजी पूंजीपतियों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही खदानों में जो है बहुत से ऐसे जो है संसाधन सुरक्षा की नहीं है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और मजदूर को जो है जो मुआवजा मिलना चाहिए सही समय पर उचित दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ ने एक मुद्दा उठाया था जिसमें कि 1 करोड़ और 25 लाख रुपए का जो है एसग्रेसिया का था। 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, 25 लाख का एसग्रेसिया, जिसमें भी ये लोग जो है देने में आनाकानी कर रहे हैं, कई क्राइटेरिया बना रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं पूरा जो है वादा खिलाफी काम है सरकार का। और वो जो 2 कोड हैं जिसमें आप सहमति दे रहे हैं, आपकी पूरी टीम जो सहमति दे रही है, वो क्या कुछ ऐसा है जिससे मजदूरों का हित होगा। उसमें बताना चाहूँगा, जैसे महिलाओं की श्रम शक्ति है, महिलाओं को जो है नियोजित करना अच्छा है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर सही नहीं है। साथ ही जो है हमारे मजदूर को वेतन को लेकर के वो सही है। अभी हमारे निजी कंपनियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका नियुक्ति पत्र नहीं है, वो नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान है। साथ ही एक और लाया जा रहा है, बहुत सारे बेरोजगारी समाप्त होगी, भले वो 5 साल की ही सही, लेकिन वो लोग रोजगार लेने जा रहे हैं। ये 2 चीज़, महिला सशक्तिकरण से और ये जो रोजगार देने का है, ये दोनों कोड अच्छा है। जैसा कि अभी अशोक जी ने पूरा बताया, पूरे 4 कोड जो लेबर कोड है, चारों कोड को लेकर बात, जिसमें 2 की सहमति और 2 की जो है विरोध के बारे में बताया। और उनका साफ कहना है कि जो बड़े बड़े निजी कंपनियां हैं वहाँ पे जो मजदूर है उनको स्थायी रूप से उनको जो जॉब है उनको दिया जाए, और नहीं तो ये और भी विरोध की बातें कर रहे हैं। साथ साथ मैं तो ये कहूँगा जितने मजदूर होते हैं वो वही पूरे देश की नींव रखते हैं, और जो नींव रखने वाले उनके हित में अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो बेहद निंदनीय है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पेटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।